नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए अब तक 1 करोड़ से अधिक परिवार अपना करा चुके हैं पंजीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की साझा की खबर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई पहलों का किया उद्घाटन। एनटीपी के माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रसार लॉन्च और इंटीग्रेटेड प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सहित कई अन्य पहल की गई शुरुआत। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ रुपए के 10 नए जल मार्गों को दी मंजूरी। परियोजनाओं को केंद्र सरकार की सागरमाला कार्यक्रम के तहत केंद्र से 100% मिलेगी फंडिंग। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से की 2.4 लाख करोड़ की कमाई। वहीं रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में 15 मार्च तक 5100 किलोमीटर बिछाया नया ट्रैक, जो औसतन 14 किलोमीटर प्रतिदिन से है अधिक। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए अब तक 1 करोड़ से अधिक परिवार अपना पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बेहतरीन खबर, लॉन्च होने के लगभग 1 महीने में ही 1 करोड़ से अधिक परिवार पहले ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। देश के सभी हिस्सों में पंजीकरण हो रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5-5 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वह भी जल्द से जल्द करा लें। ये पहल ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ बिजली के खर्च में कटौती भी सुनिश्चित करती है। ये योजना लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करने के साथ साथ एक बेहतर भविष्य में भी अपना योगदान देगी। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में औपचारिक रूप से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई कई पहलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ, एनटीपी के माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रसार लॉन्च और इंटीग्रेटेड प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सहित कई अन्य पहल की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्राचीन भारत में उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी मेट्रोलॉजी, प्राचीन विचार और समझ और द कंज्यूमर जर्नी 2 पुस्तकें भी जारी की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी ने नीति निर्माण में हमेशा उपभोक्ताओं के हित को सर्वप्रिय रखा है। उन्होंने आग्रह किया कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि हर व्यवसाय, उद्योग या व्यापार का मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए। अगली खबर, उद्यम और यूएपी पर पंजीकृत उद्यमों की कुल संख्या 4 करोड़ को पार हो गई है। 1 जुलाई 2020 की एक अधिसूचना के माध्यम से पर्सनल अकाउंट नंबर रखने वाले उद्यमों को आधिकारिक बनाने के लिए एक सरल ऑनलाइन और मुफ्त उद्यम पंजीकरण पोर्टल यानी उद्यम लॉन्च किया गया था। उद्यम पंजीकरण संयंत्र व मशीनरी में निवेश और कारोबार दोनों को केंद्र में रखता है। संयंत्र व मशीनरी में निवेश और कारोबार का विवरण CBDT और GSTN के डेटाबेस से लिया जाता है। इसके बाद मंत्रालय ने GSTIN नहीं रखने वाले उद्यमों के लिए 11 जनवरी 2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यूएपी भी लॉन्च किया था। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने इस उपलब्धि को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, उद्यमशील भारत, विकसित भारत। सिर्फ 3 वर्ष और 8 महीनों में ही उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 4 करोड़ से अधिक हो गया है और करीब 17.94 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं उद्यमी भारत को मजबूत बना रही हैं। सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा उद्यम पंजीकरण के लिए डोर स्टेप सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस उपलब्धि पर सभी एमएसएमई उद्यमियों को बधाई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने के लिए कई उपाय किए हैं। घरेलू निर्माताओं को CIL में
CIL में ट्रेनिंग आदेशों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और कोयला खनन क्षेत्र के विकास में योगदान करने के अवसर दिए जा रहे हैं। व्हील डोजर, कॉलर डोजर, मोटर ग्रेडर और टायर हैंडलर सहित विभिन्न उपकरणों के लिए प्रशिक्षण निविदाएं जारी की गई हैं, जिनसे घरेलू निर्माताओं को भाग लेने और क्षेत्र के विकास में योगदान करने का अवसर मिला है। वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के बेड़े में 4,747 मशीनें हैं, जिनमें 4,120 विभिन्न प्रकार और क्षमताओं की स्वदेशी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी इकाइयां हैं। भारतीय स्टेट बैंक देश में CSR गतिविधियों के जरिए ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा गोद ली गई ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में SBI बैंक ने CSR गतिविधियों से नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य कार्यों के लिए लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। देखते हैं उप यादव की ये खास रिपोर्ट। सेवाओं के जरिए वैश्विक जगत में विख्यात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश में CSR के जरिए राष्ट्र विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गोद लिए गए राजस्व ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न CSR गतिविधियों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए SBI के प्रशासनिक कार्यालय जयपुर में उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी और SKN कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 50 सिलाई मशीनें भेंट की। SBI के वरिष्ठ अधिकारी अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने कहा कि इस पहल से महिलाओं को स्वरोजगार से स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी। हम लोगों ने 50 सिलाई मशीन दिया है महिलाओं को और ज्यादा समर्थवान बनाने के लिए, उन्हें और ज्यादा अपने इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो हमें बहुत ही खुशी है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम बराबर करते आ रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जिसमें कि महिलाएं अपने घर में बैठ के अपना जीवन यापन कर सकती हैं। इसके जरिए वो एक इनकम का सोर्स पैदा कर सकती है और कहीं न कहीं वो बाकी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरसोली को 8 लाख रुपए की कीमत के चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए। इसके अलावा राजकीय अस्पताल किशनगढ़ रेनवाल व सांभर लेक सरकारी अस्पताल के लिए 2.5 लाख रुपए की कीमत की 25 व्हीलचेयर भी मरीजों की सुविधा के लिए दी गई। हम लोगों ने 25 व्हील चेयर दिए हुए हैं हॉस्पिटल को, जो कि जितने भी जरूरतमंद हमारे भाई बहन होंगे उन्हें ये मुहैया करवाएंगे। तो ये एक स्टेट बैंक हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में CSR एक्टिविटीज के तहत लाभकारी काम करते रहता है। SBI CSR से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामजीपुरा कला में स्मार्ट क्लासरूम के लिए 5 लाख रुपए की लागत से तैयार डिजिटल लैब का उद्घाटन भी किया गया। बैंक के उप महाप्रबंधक अनिरुद्ध कुमार चौधरी ने कहा कि इस लैब में 7 कंप्यूटर, LED, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, 7 टेबल और 7 कुर्सियों के अलावा इन्वर्टर, बैटरी और CCTV की भी सौगात दी गई है। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम बनने से गांव के स्कूली बच्चे भी डिजिटल तकनीक से जुड़कर दूर बैठे विशेषज्ञ अध्यापकों से ऑनलाइन पढ़ाई से ज्ञानार्जन कर सकेंगे। लोगों ने यहाँ पे एक स्मार्ट लैब बनाया है जिसमें एक प्रोजेक्टर है, 7 कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स है, एक LED TV है। इसमें रिमोट क्लासेस भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स या बहुत अच्छे एजुकेशनलिस्ट ये सब रिमोट पे बैठ के यहाँ के स्टूडेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं स्मार्ट क्लासेस के जरिए। और मुझे विश्वास है कि इस प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ के जो ग्रामीण विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत फायदा मिलने वाला है। SBI की तरफ से आंगनवाड़ी केंद्र रामजीपुरा कला में करीब 2 लाख रुपए की लागत से टीवी, फ्रिज, किताबें और खिलौने जैसी आवश्यक वस्तुएं दी गयी। SBI के क्षेत्रीय कार्यालय 3 जयपुर में सहायक महाप्रबंधक हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए सुविधाएं बेहद मददगार साबित होंगी। CSR एक्टिविटी के तहत SBI ने यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसमें छोटे बच्चों के लिए एक फ्रिज और टीवी और एक टीवी और अलमीरा, बुक्स और कुछ खेलने के छोटे बच्चों के खेलने के इक्विपमेंट्स दिए हैं। इसमें करीब 2 लाख के आसपास का खर्चा बैंक ने यहाँ पे किया है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे गाँवों में छोटे सेंटर के ऊपर छोटे बच्चों के लिए ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो उन बच्चों की तरफ ध्यान रखते हुए ये बैंक ने CSR एक्टिविटी के अंदर ये दिया है। रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में SBI द्वारा CSR प्रायोजित सौगातों के लिए
सरपंच तारा देवी ने जहां अधिकारियों का धन्यवाद दिया, तो वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता राधेश्याम यादव और प्राचार्य रामकुमार रेवाड़ ने स्कूल में दिए गए विकास के लिए एसबीआई अधिकारियों और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह का आभार जताया। एसबीआई प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन राजकुमार यादव ने कहा कि बैंक द्वारा भविष्य में भी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक तरक्की के लिए सीएसआर के जरिए सहयोग और जनभागिता के कार्यक्रम जारी रहेंगे। राजकुमार ने कहा कि नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य कार्यों के लिए लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात से रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ग्रामीण आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ नारी शक्ति को समृद्धशाली बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक ने राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में 50 सिलाई की मशीनें विधवा महिलाओं को दी है, साथ ही साथ 20 व्हील चेयर हॉस्पिटल में दी है और इसके अलावा स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम देने के अलावा आंगनबाड़ी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। निश्चित तौर पर इस तरह की पहल से न केवल गाँव में विकास की बयार आएगी बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने से लोगों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी खुलेंगे। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जयपुर ग्रामीण। अगली खबर असम से। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ रुपए के 10 नए जल मार्गों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की सागरमाला कार्यक्रम के तहत केंद्र से 100% फंडिंग मिलेगी। नई परियोजनाओं का उद्देश्य असम में नदी पर्यटन, सार्वजनिक आवागमन को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र के किनारे नई क्षमताओं का निर्माण करना है। धुबरी और माजोली में रणनीतिक स्थानों पर स्लिपवे, उत्तरी लखीमपुर के घाघौर और असम के बारपेटा जिलों के वहारी में नए यात्री टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। गोलपारा, गुईजान, करुआ, धुबरी, दिसांगमुख और मटमोरा में अतिरिक्त यात्री टर्मिनल बनाए जाएंगे। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक रेलवे ने 150 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई कर रिकॉर्ड तोड़ 2.4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 मार्च तक गत वर्ष की समान अवधि के 2.23 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के मुकाबले 17,000 करोड़ रुपए अधिक कमाए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवधि में रेलवे का कुल खर्च 2.26 लाख करोड़ रहा। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई, व्यवसाय, कुल राजस्व, ट्रैक बिछाने के अपने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 648 करोड़ यात्रियों ने रेलवे में सफर किया, जो गत वर्ष की तुलना में 52 करोड़ अधिक है। गत वर्ष 596 यात्रियों ने रेलवे से यात्रा की। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 151.2 करोड़ टन माल की ढुलाई की गई। वहीं रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में 15 मार्च तक 5100 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया, जो औसतन 14 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक है। जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन से अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए अलग से 10% कोटा को मंजूरी दे दी गई है। इसका सीधा लाभ पहाड़ी जनजातियों, पद्दारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को मिलेगा। इन्हें हाल ही में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था। साथ ही इस कोटा का प्रभाव गुज्जर और बकरवाल समुदायों और पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त अन्य लोगों को मिल रहे कोटे पर नहीं पड़ेगा। वह लोग अलग से अपना 10% कोटा लेंगे और इसके साथ ही प्रशासनिक परिषद ने ओबीसी में 15 नई जातियों को शामिल करने और ओबीसी के पक्ष में आरक्षण को 8% तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। इसने एसईबीसी आयोग की सिफारिश के अनुसार कुछ जातियों के नामकरण और पर्यायवाची शब्द में बदलाव को भी मंजूरी दे दी। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मनदीप कुमार भंडारी शामिल थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024, जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश
संशोधन अधिनियम 2024 और जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के सरकारी आदेश और जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 में संशोधन करने के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। देश के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर राशन और अन्य तरह की रसद व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने एनसीसीएफ का आउटलेट खोला गया है। आउटलेट के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक जोसेफ चंद्रा ने कहा कि इस आउटलेट के खुलने से यहां से आने जाने वाले लोगों को सस्ती दर पर भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल सहित अन्य तरह की खाद्य सामग्री उचित मूल्यों पर मिलेगी। इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशक जोसेफ चंद्रा से। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने एनसीसीएफ के आउटलेट का उद्घाटन आज हुआ है। इस आउटलेट में क्या क्या चीजें हैं और भविष्य में उपभोक्ताओं को किस तरह इसका फायदा होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनसीसीएफ की एमडी जोसेफ चंद्रा। आप लगातार मिशन मोड पे ये काम कर रही हैं, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में स्टॉल्स खुले हैं और उपभोक्ताओं की डोर स्टेप डिलीवरी आप करवा रहे हैं। ये नया एक वेंचर फिर से आया है, क्या कहना? इसमें हम लोगों का यही उद्देश्य है कि यहाँ पे जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है मेट्रो स्टेशन पे आते हैं और उतरते, ऑफिस जाते वापस आते, तो कोई भी चीज़ उनको चाहिए तो यहाँ से उठा सकते हैं और सीधे मेट्रो पकड़ के अपना घर जा सकते हैं। तो उनका कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे खोला है। हम डीएमआरसी को उसमें धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत कम टाइम में इन्होंने सैंक्शन दिया और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड टाइम में हो पाया। और भारत ब्रांड का जितना प्रोडक्ट्स है, भारत दाल है, भारत चावल है, भारत आटा है, ये सब यहाँ पे उपलब्ध है कम प्राइस में और अच्छा क्वालिटी का। उसके अलावा कुछ एफपीओस का प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है। मिलेट्स का चिप्स है, फिर रागी का कॉर्नफ्लेक्स जैसा रागी फ्लेक्स है, बिस्किट्स है, नमकीन है, वो सब भी अवेलेबल है। सब फेयर प्राइस में, अच्छा प्राइस में, जहाँ पे मतलब उपभोक्ताओं को फायदा ही होगा। देश के अलग अलग राज्यों में भी स्टॉल खुले हुए हैं, किन किन राज्यों में कितने अब तक हो चुके हैं? अभी हम लोगों का अभी तो करीब 4-5 हज़ार रिटेल आउटलेट्स का में हमारा जो भारत ब्रांड का प्रोडक्ट्स अभी बिक्री हो रहा है। उसके अलावा ऑनलाइन भी चल रहा है और जितना मॉडर्न ट्रेड से भी हो रहा है, जैसे कि रिलायंस और फ्लिपकार्ट, स्पेंसर्स, नीलगिरी, वो सबसे भी टाइप हो गया। तो वो सब जगह इनका जो प्रोडक्ट्स मॉल में रखते हैं, लुलु मॉल, उसके साथ भारत ब्रांड प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा हमारा वैन्स सारे 23 स्टेट्स में चल रहा है। दिल्ली में सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है, जम्मू में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, कश्मीर में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, केरला, कर्नाटका, ये सब जगह सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। कुछ जगह बड़े बड़े स्टेट्स है जहाँ पे हमारा जो पेनिट्रेशन है वो 50% है, 60% है। आने वाले हफ्तों में हम बाकी सब जिला में, सब तालुक में, सब टाउन में, सब जगह हम हमारे प्रोडक्ट्स पहुँचाना चाहते हैं सस्ते प्राइस में, अच्छा क्वालिटी है। उपभोक्ताओं से जुड़ी तकरीबन सभी सामग्री है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी उपभोक्ताओं को इंतजार है। क्या इसमें नया कुछ और जुड़ने वाला है? नया कुछ जोड़ने का हमारा अभी उद्देश्य है, लेकिन भारत रिटेलिंग जो सरकार डिसाइड करते हैं उसी के ऊपर होता है। बाकी हमारे एनसीसीएफ की तरफ से हम जितना सोसाइटीज है, एफपीओ से या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो हमसे जुड़े हुए, वो जो सामान देना चाह रहे हैं वो भी हम इधर बिक्री करेंगे। एफपीओ फार्मर्स को भी आपने इसमें जगह दी है, तो निश्चित तौर पर उनके उत्पादों से उनकी आमदनी में कितना इजाफा हम देखें और किस तरह उनको बढ़ोतरी मिलेगी आय में? उनको एक शौकीस करने का एक मौका मिल रहा है। बाकी उनका सामान हम एक रेगुलर अश्योर्ड सप्लाई, एक बार उनको भी पता चलता है कि ये तो बिकेगा ही, तो वो ज़्यादा मतलब बनाएगा और ज़्यादा उनका सेल होगा, उनको टर्नओवर होगा, तो उनका एक हेल्थी बैलेंस शीट भी आएगा, वो डाइवर्सिफाई कर पाएगा। तो इस कारण से हम एफपीओ को स्पेशल फोकस देना चाहते हैं और काफ़ी सारा एफपीओ से हमारा एमओयूज हो चुका है। तो ये थी एनसीसीएफ की एमडी जोसेफ चंद्रा, जिनका मानना है कि एनसीसीएफ द्वारा शुरू किए गए इस आउटलेट से भारत दाल, भारत आटा और तमाम तरह की खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर तो मिलेगी, साथ ही साथ किसानों के उत्पादों को यहां जगह मिलने से उनकी आय में भी इजाफा होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष और ऋषि कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर।
इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 14 मार्च को लाल प्याज का भाव 1400 रुपए, 15 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1400 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 मार्च को प्याज का भाव 2500 रुपए रहा। मार्च 15 को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2400 रुपए पर हुए। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 मार्च को प्याज 1800 रुपए पर बिकी। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र मंडियों में शुक्रवार को प्याज की खासी आवक देखने को मिली। इस दौरान यहां लालगांव मंडी में प्याज के भाव में सुस्ती रही। 14 मार्च को यहां प्याज का भाव था 1550 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 1500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां शुक्रवार को पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 1200 रुपए, कोल्हापुर मंडी में भाव रहा 1100 रुपए, कल्याण मंडी में प्याज 1750 रुपए पर बिकी, जबकि वही मंडी में प्याज के सौदे 1400 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। असम के किसान बोरो धान में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्रिपोनिल का छिड़काव कर ले। साथ ही यहां मक्के के फॉल आर्मी वर्म दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए स्पिनोसाइड का छिड़काव कर ले। असम में किसान नारियल के पेड़ों में उर्वरकों की पहली खुराक डाल ले। असम के किसान आहू धान की नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए जमीन तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर ले। असम में इस समय जूट की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान काली मिर्च के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखें। असम में ही किसान नींबू की पकी पौध की तुड़ाई कर ले, साथ ही पपीते के पके फलों की तुड़ाई भी कर ले। इस समय यहाँ केले की विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए जा सकते हैं। असम में ही भिंडी की पूसा, सावनील और अर्का अनामिका जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। असम में प्याज की फसल में थ्रिप्स और ब्लाइट रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर ले। साथ ही असम में इस मौसम में खीरा, ककड़ी और कद्दू का रोपण किया जा सकता है। मेघालय के किसान इस मौसम में मिर्च और बैगन की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। मेघालय के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी और अनानास के पके फलों की तुड़ाई कर ले और इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर ले। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है।
ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण राज्यों में भाजपा के प्रचार को धार दी। उन्होंने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने BRS और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पिसता जा रहा है, एक पार्ट कांग्रेस का तो दूसरा BRS का। दोनों ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो पोस्ट करके गाना लॉन्च किया। मोदी सरकार ने जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के चारों गुटों पर केंद्र शासित प्रदेश में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ेवनी कोर्ट से राहत मिली है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को राउज़ेवनी कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान के कविता ने अदालत में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम BRS MLC के कविता को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस अकादमी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और राज्य की पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर यूपी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच वर्तमान रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए हाइब्रिड वार्षिकी माध्यम के अंतर्गत 188.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि उसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 के हिस्से के तौर पर लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजमेंट प्रबंधक पुरस्कार के लिए चुना है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।